हेलो बच्चों। आवाज आ रही है बेटा? ओके बेटा, ठीक है। तो कल मैं आपको ग्राफ पढ़ा रहा था और एक क्वेश्चन जो किसी बच्चे ने पूछा था ग्रुप पे, उसका जवाब है ना। तो वो क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, फिर ग्राफ बता देता हूँ। तो देखो, क्वेश्चन में ये था कि करंट जो होता है या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उनका इजेक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है। तो करंट या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। और इंटेंसिटी एक शब्द और ब्राइटनेस भी एक टर्म होता है। ब्राइटनेस और इंटेंसिटी में फर्क क्या है वो अपन समझें तो, जो ब्राइटनेस है वो एक ही लेमडा के लिए, एक ही वेवलेंथ के लिए कम या ज्यादा हो सकता है। और जब एक ही लेमडा के लिए ब्राइटनेस कम या ज्यादा होता है, तो यदि मान लो ब्राइटनेस कम है, तो वो डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे। तो यदि लेमडा एक ही है और वो डिपेंड कर, यदि लेमडा एक ही है मतलब मान लो तुम ब्लू लाइट है, तो ब्लू लाइट का एक पर्टिकुलर लेमडा होगा, ठीक है ना। ब्लू लाइट के लिए एक पर्टिकुलर लेमडा होगा। मान लो, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, मान लो वैल्यू मान लो 5800 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है ना। तो इसमें यदि एम्पलीट्यूड कम रहा तो ब्राइटनेस भी कम रहेगी, और इसमें यदि एम्पलीट्यूड ज्यादा रहा तो ब्राइटनेस ज्यादा रहेगी। मतलब ब्राइटनेस दो चीजों पे डिपेंड करती है, लेमडा पे और एम्पलीट्यूड पे। जबकि जो इंटेंसिटी होती है वो सिर्फ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। क्लियर है बेटा? ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करती है? दो चीजों पे डिपेंड करती है। किस पे? लेमडा पे और एम्पलीट्यूड पे। और इंटेंसिटी काय पे डिपेंड करती है? सिर्फ एम्पलीट्यूड पे। तो चूंकि ब्राइटनेस दोनों चीजों पे डिपेंड करती है, लेमडा पे भी और एम्पलीट्यूड पे भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि, यार यहाँ सूख जाए तो ये वाला लिख देता हूँ, है ना। ये काफी टेक्निकल है, क्योंकि क्या है कि अभी फिजिक्स में तो आपने ये कहीं पढ़ा नहीं है। मुझे पता नहीं, श्योर नहीं कि फिजिक्स में आप एग्जैक्टली आप ये कहाँ पढ़ते हो। तो ब्राइटनेस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, लैम्डा एंड एम्पलीट्यूड, एंड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड. So if amplitude is increased, the brightness is increased. If amplitude is increased, intensity is increased. Correct बेटा? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है और ये भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा? एम्पलीट्यूड क्या होता है वो याद होगा आपको, किसी भी वेव में जो हाइट होती है वो होता है, और इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाई ओनली एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा? और एम्पलीट्यूड क्या डिनोट करता है किसी वेव में? ये डिनोट करेगा कि कितना नंबर है ना, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे पर यूनिट एरिया, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, उतना ही ज्यादा ब्राइटनेस होगी। ठीक है बेटा? क्या बात समझ में आ गई तुम लोगों को? थोड़ा थोड़ा, क्योंकि है ये पूरा फिजिक्स ही और बहुत आगे के लेवल का है, लेकिन मैंने कोशिश की आपको कि दोनों चीजें आपको मैं बता दूं, जिससे कि आपको उस सवाल में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। वो सवाल में ये पूछा था कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड किस पे डिपेंड करता है, तो दोनों पे डिपेंड करेगा। ब्राइटनेस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है बेटा, ब्राइटनेस पे भी डिपेंड करेगा, और एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना? पर है कोर फिजिक्स, इसलिए बेटा ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये सब टॉपिक काय के हैं, फिजिक्स के हैं, जो कि आते हैं बिल्कुल एंड में, फिजिक्स के, है ना। बाकी मैं आपके लिए एक दो लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूँ एक आध दिन में, जो कि मैंने आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया है। रीजन बीइंग सिंपल कि वो है पूरा फिजिक्स, तो इसलिए मैं इस क्लास में उस पर टाइम नहीं देना चाहता। पर क्योंकि एनसीईआरटी में वो छोटा छोटा मेंशन किया, डिटेल में एनसीईआरटी में भी नहीं दिया, समझाया कुछ एनसीईआरटी में भी नहीं, लेकिन अब लिख दिया बस उन टर्म्स को।
तो कहीं आपको ऐसा ना लग जाए कि अरे यार हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, ये हमारे लिए छोड़ दिया गया। क्या छोड़ा? कुछ नहीं है बेटा, जगह उसकी बस प्रॉपर नहीं है। तो मैं उसका डिटेल लेक्चर आपको अलग से रिकॉर्ड करके दे दूंगा, और फिर आप लोग को जब समय मिलेगा सैटरडे को वगैरह वगैरह, तब आप लोग देख लेना। टेस्ट के बाद देख लेना बेटा, आपका टेस्ट यदि इस वीक के एंड पे, तो टेस्ट के बाद देख लेना, है ना। चलो, टेस्ट में वो सब नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। जो सिलेबस का जो मॉड्यूल में नहीं है वो टेस्ट में नहीं है ना। देखो मॉड्यूल जो बनाया गया है वो एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है ना। तो इसलिए फालतू बातें आएंगी नहीं, मतलब मॉड्यूल में कोई फालतू चीज देते नहीं है। जो चीज सही है, जो चीज एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसका सही स्थान है कोई, वहीं पे वो चीज पढ़ाई गई है ना। अब हम अपने मन से कुछ भी कहीं पढ़ा दें वो हमारी अलग मर्जी है, लेकिन एक्चुअली मॉड्यूल में जो सीक्वेंस है वो हमको फॉलो करना है, ठीक है ना। जैसे मोलिकुलर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ, ये सारी चीजें 12th फिजिक्स है बेटा, वो भी बिल्कुल एंड में, वो भी बिल्कुल एंड में। लेकिन मैं फिर भी आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा, है ना, जो आपके पास परमानेंटली रहेगा, जिससे कि आप जब 12th में ही पढ़ो तो उसको आप समझ पाओ। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको आज ही जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दी थी लिख करके, है ना। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मैंने आज ही आपको लिख करके दी थी, आप सबने पढ़ी थी बेटा। आज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का मैंने आपको 2 पेज दिए थे लिख करके, आप सबने उसको देखे थे, है ना। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो होती है वो क्या थी? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी थी, याद आया सब लोग। और y क्या था? वेरिएबल ऑन y एक्सिस, x वेरिएबल ऑन x एक्सिस, ये स्लोप था और ये इंटरसेप्ट था। मुझसे कल पढ़ाने में छोटी सी गलती हो गई थी, आपको याद होगा, फिर मैंने आखिरी में उसको करेक्ट किया था, लेकिन बोला था मैं कल वापस पढ़ाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं बचा था। अब इसमें 4-5 कंडीशन होती है। तो कंडीशन वन क्या है? जिसमें कि मैं बोलूं कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है, मान लो, है ना बेटा। तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी? ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो वो कंडीशन जब इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो लेकिन स्लोप नेगेटिव हो, तो y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी हो जाएगा बेटा। क्या ये कंडीशन ये हो जाएगी? इसमें स्लोप नेगेटिव हो गया और इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव है। अब स्लोप नेगेटिव मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होगा, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब y पे पॉजिटिव एक्सिस पे होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। ऐसा ग्राफ बनेगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? इंटरसेप्ट पॉजिटिव का मतलब y एक्सिस पे पॉजिटिव आएगी वैल्यू, और इंटरसेप्ट नेगेटिव यदि माइनस सी होता तो y एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यू होती। स्लोप यदि पॉजिटिव है तो यू ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, और स्लोप यदि नेगेटिव है तो यू नीचे आता हुआ दिखाई। क्या सब लोग को बात समझ में आ गई बेटा? स्लोप यदि पॉजिटिव है तो यू ऊपर जाता देगा दिखाई, स्लोप यदि नेगेटिव है तो यू नीचे जाता देगा दिखाई। इंटरसेप्ट यदि पॉजिटिव है तो y एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू होगी, और इंटरसेप्ट यदि नेगेटिव है तो y एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यू होगी, है ना। तो अब तुम लोग मुझे ये बताना, एक ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं, ये वाला ग्राफ मैंने प्लॉट किया, ठीक है। ये y हो गया और ये x हो गया। तो ये ग्राफ के लिए क्या इक्वेशन लिखूं मैं? y इज इक्वल्स टू क्या लिख दूं? y इज इक्वल्स टू क्या लिख दूं इस ग्राफ के लिए, इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए क्या लिखूं? y इज इक्वल्स टू, सही है, mx माइनस सी। क्यों? क्योंकि इंटरसेप्ट नेगेटिव है लेकिन स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप तो ऊपर की ओर ही जा रहा है, स्लोप तो ऊपर की ओर यूं ही जा रहा है, तो स्लोप तो पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव है। करेक्ट है बेटा? करेक्ट है। अब मान लो मैं ऐसा ग्राफ बना दूं, तो ये ग्राफ किस इक्वेशन के लिए होगा? यदि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ये ग्राफ किस इक्वेशन के लिए होगा? शाबाश बच्चों, शाबाश। तो आपने लिखा y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी, क्योंकि स्लोप भी नेगेटिव है और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। तो आप ग्राफ को समझने लग गए मेरी समझ में, तो है ना। यदि मैं लिख दूं, मान लो यदि मैं ग्राफ ऐसा बना दूं कभी यूं, तो ये ग्राफ काय के लिए होगा बेटा? ये वाला ग्राफ किस इक्वेशन के लिए लगेगा? ये वाला इसके लिए लगा था। आई होप तो सब बच्चे करेक्ट ही करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए वाला लगे, ठीक है ना। आई होप सो सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। ये कंडीशन 1 थी, ये कंडीशन 2 थी, ये कंडीशन 3 थी, और ये कंडीशन 4 थी। ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? चारों कंडीशन क्लियर है। अब हम जो है
वो वाला ले लेते हैं, कौन सा, अब ग्राफ ले लेते हैं अपन काहे के लिए, कल वाले के लिए, है ना, जो कल पढ़ा था हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके लिए ग्राफ ले लेते हैं। लेट्स टेक ग्राफ फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नाउ। चलो आगे बात करते हैं। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये सब हो गया। अब देखो, अब मैं ग्राफ जो है वो प्लॉट करता हूं किसके बीच, मान लो मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, क्या था मेरे पास में, काइनेटिक एनर्जी वाज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच टू नॉट, ये था मेरे पास इक्वेशन टोटल मिलाकर के, ये था टोटल इक्वेशन मिलाकर के, है ना। और कोई चाह रहा है कि ग्राफ प्लॉट हो जाए किसके बीच में, पहला काइनेटिक एनर्जी बाई एच वर्सेस न्यू के बीच ग्राफ प्लॉट कर दिया जाए। तो आप समझ गए कि ये जो है काइनेटिक एनर्जी बाई एच वर्सेस दिस, तो इस इक्वेशन को हमको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बाई एच करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या, इस पूरी इक्वेशन को हम एच से डिवाइड कर दें, हाँ ना बोलो बेटा, काइनेटिक एनर्जी बाई एच करना वाई एक्सिस पे, तो इसको चेंज करके h नीचे ले आऊं, सो दिस विल बिकम काइनेटिक एनर्जी बाई h इज इक्वल्स टू न्यू माइनस न्यू नॉट। अब ये जो है कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है और स्लोप कितना है, स्लोप की वैल्यू 1 है बेटा, स्लोप तो 1 हो जाएगा क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 1 हो गया, लेकिन स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है। तो स्लोप की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो क्या ग्राफ ऐसा चला जाएगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव, और थीटा यदि कोई पूछ लेगा, क्योंकि स्लोप 1 है तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना बेटा। अब मान लो कोई कल के दिन ग्राफ ऐसा प्लॉट कर दे आपके लिए, उस बोला इस एक्सिस पे v है, इस एक्सिस पर v है और इस एक्सिस पर मान लो न्यू है। लेट्स ट्राई कि क्या हम ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आई डोंट नो कर सकते कि नहीं कर सकते, लेट्स ट्राई दैट वन, है, नहीं तो कुछ वेरिएबल्स पे चेंज कर लेंगे। तो हमको एक इक्वेशन ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अच्छा ये भी पता है ये एच न्यू और एच न्यू नॉट क्या, वर्क फंक्शन है, और वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है वो दुनिया जानती है, वर्क फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये तो एच न्यू नॉट ही आएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट ही आएगा, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वर्क फंक्शन के बराबर होती है जो कि ईवी के बराबर हो सकती है। बोलो हो, डू यू एग्री विथ मी और नॉट। काइनेटिक एनर्जी बराबर ई इंटू वी हो सकता है, बोलो हो सकता है, वेरी नाइस, ठीक। अब वो बोल रहा है कि v वर्सेस न्यू के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ई भी आ जाएगा यहाँ पे वेरिएबल, तो इस ई को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इस ई को यदि मैं यहाँ से हटाता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, अच्छा देखते देखते हो सकता है हो जाए, इसको क्या बनाना है, v बनाना वाई एक्सिस पे, तो ई से डिवाइड कर दूं, सो ई v डिवाइडेड बाई ई, इसको भी एच न्यू डिवाइडेड बाई ई, और इसको भी एच न्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई कर देता हूँ, है ना बेटा। अब आप सोचो, ई ने मारा ई को, ये पोटेंशियल v है, ये एच न्यू ई है, इसमें वेरिएबल क्या है, न्यू है, बोलो हो, इसमें वेरिएबल क्या है, न्यू है, और ये सब कांस्टेंट है क्योंकि एक यूनिट चार्ज कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, न्यू नॉट किसी मेटल के लिए कांस्टेंट है। तुम लोग को समझ में आया कि ज्यादा डिफिकल्ट हो गया भाई। एक बात सोचो बेटा, मेरे को तो इसको v के टर्म्स में लेके आना था, इसको v के टर्म्स में लाने के लिए मैं इसको e से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी e से, इसको भी e से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यदि इसको e से सबको डिवाइड कर दिया तो आप खुद सोचो क्या
मैं अब ये कह सकता हूं ये v है, ई से डिवाइड किया इसको, ई से डिवाइड किया इसको, ई से डिवाइड किया, लेकिन अभी भी बात कंप्लीट नहीं हुई है। ये आप जो सोच रहे हो उससे थोड़ा और डिफिकल्ट है। कैसे? वाई एक्सेस पे न्यू है और एक्स एक्सेस पे वी है, तो क्या मुझे इसको ऐसा करने के लिए, ये क्या है, न्यू है, तो ये सवाल नहीं हो सकता सॉल्व। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, तो मैं इसको यदि ऐसा कर दूं, इसको यदि v कर दूं और इसको न्यू कर दूं, तो अब बात बन जाएगी। अब बात बन जाएगी। अब वाई एक्सेस पे v हो गया, वाई एक्सेस पे v हो गया, ये वेरिएबल हो गया। कोई बच्चा मुझे स्लोप की वैल्यू बता सकता है कितनी होगी? कोई बच्चा स्लोप की मतलब क्या वैल्यू होगी? नहीं, 1 नहीं होगा स्लोप। हाँ, ये सही बोला बच्चों ने। अब स्लोप होगा यहाँ पर h बाई ई, स्लोप बराबर हो जाएगा h बाई ई। बेटा कंपेयर करो ना, ये y है, ये mx है और ये c है, और इंटरसेप्ट की वैल्यू ये हो गई, और इंटरसेप्ट कैसा है? नेगेटिव है। तो क्या ये ग्राफ तुमको ऐसा जाता हुआ देगा दिखाई? जल्दी बोलो। और इस इंटरसेप्ट की वैल्यू h न्यू नॉट बाई ई आ जाएगी, और स्लोप की जो वैल्यू है वो मैं लिख दूंगा tan थीटा इज इक्वल्स टू h बाई ई। आया? आया बेटा समझ में? थोड़ा डिफिकल्ट है, 12th का पार्ट है, लेकिन मेरी समझ में तो समझ में आ गया होगा। मैं आपसे ये तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप मेहनत कर रहे हो, अच्छे से दिमाग लगा रहे हो, तो आपको ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी, है ना? और एक बार सुन लेना इसको तो और क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है सच, ठीक है ना? चलो, तो ये छोटा छोटा ग्राफ मेरे को आपको बताना था, इसलिए मैंने आपको ये सब बता दिया। ऑल्दो मैं आपको वापस से बता दूं, ये सब 12th में पढ़ाएंगे, फिजिक्स में पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है इसको, ठीक है ना? एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल निकालना है तो फिर बेटा tan इनवर्स h बाई ई करो, वो निकालने की जरूरत नहीं है आपको, कोई आपसे उसकी मैथमेटिकल वैल्यू नहीं पूछेगा, क्योंकि वो एंगल आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। समझे बात को बेटा? टेस्ट सिलेबस बेटा कल नहीं परसों ही हो गया था खत्म, है ना? चलो अब इसको मिटा दूं, आप लोग कहें तो जल्दी से बोलो बेटा, मिटा दूं? शैल आई मिटाओ दिस? यस, चलो मिटा देते हैं। इस पर मैं बहुत प्रैक्टिस करा सकता हूँ, लेकिन करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका टाइम नहीं है ये सब करने का, ना मॉड्यूल में ये दिया हुआ है, ना इस पे कोई आपको क्वेश्चन मिलना है। काहे के लिए अपना समय जो है वो खराब किया जाए? जो इस चैप्टर में आता है उसको खत्म करे बेटा, और टाइमली खत्म करे, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, पढ़ना सब कुछ है। ये नहीं कर सकते कि एक चैप्टर बहुत पढ़ा दिया और दूसरे चैप्टर को कचरा कर दिया आखिरी आखिरी में। चलो भाई, इतनी बात चूंकि हो चुकी है हमारे बीच में, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं और देखते हैं। अब अपन को पढ़ना है बोर का मॉडल, है ना बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सब लोगों को समझ में आ गया ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसकी इक्वेशन, उसका जो एनर्जी वाली इक्वेशन है वो सब क्लियर है ना? काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालना है ना? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच टू माइनस एच टू नॉट, और हाफ एम वी स्क्वायर को अपन ई वी नॉट के बराबर भी कर सकते हैं, ठीक है ना? चलो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सब लोग को समझ में आ गया, वर्क फंक्शन सबको समझ में आ गया क्या होता है। बोर का मॉडल अब ले ही लेते हैं। बोर ने क्या कहा बेटा, है ना? तो सबसे पहले लाइन जो हमें पता होनी चाहिए, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल फिजिक्स। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो प्लैंक ने दिया था। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल फिजिक्स, एंड क्लासिकल फिजिक्स। आप देखो हर जगह में फिजिक्स लिखा हुआ आएगा बेटा, क्योंकि है ही फिजिक्स। एंड क्लासिकल फिजिक्स। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हेयर only particle like nature of the electron was considered.
particle like nature of electron was considered its position, its मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन around the nucleus was definite, that is according to Bohr, electron revolves around the nucleus in definite energy shells only. In definite energy shells only. ठीक है बेटा. दूसरा पॉइंट, model was given only for one electron species like हाइड्रोजन के लिए, हीलियम प्लस के लिए. हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस लगा दिया तो अब एक ही बचा. लिथियम प्लस प्लस, बेरिलियम +3 एक्सेट्रा. सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज के लिए, है ना. और ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम लोग को आइडिया भी है इसका, क्योंकि तुम ये मॉडल जानते हो. एटम की जो कल्पना है आपके दिमाग में इसी मॉडल की बनी हुई है. ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते हैं डेफिनेट एनर्जी शेल्स. इसकी एनर्जी निश्चित है, इसकी एनर्जी निश्चित है, इसकी एनर्जी निश्चित है, और वो इसके बीच में कभी नहीं मिलेंगे, इन्हीं शेल्स में मिलेंगे. जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है और इस शेल की एनर्जी 13.6, इस शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मान लो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. और इस शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. इसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो ये डेफिनेट वैल्यूज है, इसके बीच की वैल्यूज नहीं होगी. इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा बेटा, उसकी टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी यदि ये हाइड्रोजन एटम है. तो इस शेल में घूमते हुए हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और इस शेल में घूमते हुए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. और ये बात याद रखना है हमको, इसके बीच की वैल्यूज नहीं मिलती है, यही वैल्यूज मिलती हैं, या तो -13.6 मिलेगा या 3.4 पे मिलेगा, मिडिल वैल्यूज सारी में से. हाँ, जिसे आप KLMN शेल्स के रूप में जानते हो. तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो डेफिनेट एनर्जी शेल्स में घूमता है, डेफिनेट एनर्जी शेल्स में घूमता है. बीच की एनर्जीज वाली शेल्स में वो नहीं घूमेगा, कुछ ही एनर्जीज वाली शेल में वो घूमेगा. क्या आप लोगों ने मेरी इस बात को ध्यान से सुना है? जल्दी से बोलो, जल्दी से मेरी बात को बोलो, क्या आपने ध्यान से सुना है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला इस मॉडल के हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी एनर्जी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए निश्चित होती है, एक डेफिनेट एनर्जी होती है. और ये एग्जांपल सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एनर्जीज लिखी हैं, हर एक के लिए नहीं लिखी हैं. डेफिनेटली जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सबके लिए कैलकुलेट करना सिखाएंगे. मॉडल वाज गिवन ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक दिस, है ना. क्या बात क्लियर है सब लोग को? इतनी आना बोलना पड़ेगा यार. अब देखो बेटा,
दो क्वेश्चन है। एक है हाइड्रोजन को 3 शेल की जरूरत क्या है। आपको थोड़ा देर रुकना पड़ेगा इसके लिए, मैं जैसे जैसे ये मॉडल आगे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको ये बातें समझ में आएंगी। बेटा हाइड्रोजन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होती हैं कायदे से, है ना। एक बात, अब वो बताएंगे आपको कैसे ये सेंटेंस मैंने बोला है। एक बच्चे ने और भी बोला है कि मैक्सवेल की थ्योरी तो इसके हिसाब से सर गलत हो जाती है, मतलब कि वो तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो वो एनर्जी को लॉस करता है वगैरह वगैरह वगैरह। ये बात सही है, मैक्सवेल की थ्योरी ऐसा कहती थी, पर वो इधर एप्लीकेबल ही नहीं था। बोर्ड ने उसको प्रूव नहीं किया। मैक्सवेल की थ्योरी ने जो कहा था, बोर्ड ने जो अपनी थ्योरी दी उसके लिए कोई प्रूफ नहीं दिया बोर्ड ने, लेकिन जो उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थे वो इस टाइप के मॉडल को जस्टिफाई करते थे। तो बोर ये नहीं बता रहा है अपने मॉडल में कि कैसे एटम स्टेबल है, बोर ये बता रहा है कि उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो वो बता रहा है, जो करके वो बताएगा एनर्जी के लिए, रेडियस के लिए, वेलोसिटी के लिए, वो प्रैक्टिकली देखने पे एप्लीकेबल थे। क्या बात क्लियर है सब लोग? क्या बात क्लियर है? 3 ऑर्बिट नहीं होंगे बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होंगे बच्चे, आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए, ठीक है। अब आप इतना उतार लो, आपने इस पूरे लिटरेचर में क्या सीखा है? आपने ये सीखा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेफिनेट एनर्जी शेल्स में घूमता था, जिनकी एक निश्चित एनर्जी थी, बीच की एनर्जी के शेल्स में नहीं घूमता था। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? हाँ, लैग नहीं आ रहा है? ठीक है बेटा, एकदम सही आ रहा है, वेरी नाइस। चलो अब, और ये दूसरा पॉइंट आपने सीखा है, मॉडल वाज गिवन ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सिर्फ पार्टिकल लाइक नेचर कंसीडर किया गया, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन और क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर मॉडल दिया गया था। एक्चुअल सेंस में 4 बातें लिखी हुई हैं, है ना। एक्चुअल सेंस में देखो तो 4 बातें लिखी हुई हैं कि मॉडल वाज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल फिजिक्स, ये पहली बात। ओनली पार्टिकल लाइक नेचर वाज कंसीडर्ड, ये दूसरी बात। तीसरा, डेफिनेट एनर्जी शेल्स में घूमता था। चौथा, ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये 4 पॉइंट आपने अभी भी विचार किए हैं। आप यदि बोलें तो मैं इसको मिटा दूं जिससे मैं आगे बढ़ पाऊं। आगे बढ़े बच्चों? मिटाऊं? ओके, लेट्स मिटाओ दिस नाउ। कल किसी ने, जितने अपन ने टोटल क्वेश्चन सॉल्व किए, मैं एक्चुअली बेटा एक बात बताऊं, मैं कभी देखता नहीं हूँ बेटा कि आपको क्वेश्चन क्या जा रहा है, ये मेरी ईमानदारी है, मैं आपको सच बोलूं तो मैं कभी इस टाइप की साजिश नहीं करता। मुझे ये भी नहीं पता होता है जो क्वेश्चन आपके पास जा रहा है वो मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट लेता हूँ, आपको लेकर के भेज देता हूँ। उसमें से आपको कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है, मैंने क्या पढ़ाया उसके आधार पे आपको क्वेश्चन बन जाए, ये आपने देख लिया होगा। मैं कभी भी ये नहीं करता, मैं ये देखूँ कि मैंने ये पढ़ा दिया और मैंने वैसे ही क्वेश्चन आपको भेज दिया। जितनी वैरायटी हो सकती है सब मैं आपको भेज देता हूँ, समझे आप मेरी बात को? तो आप मेरे को ईमानदारी से बता दिया करो कि सर ये वाला क्वेश्चन हमको नहीं आया। तो कल ग्रुप पे सिर्फ 109 नंबर का क्वेश्चन एक बच्चे ने डाला था कि सर इसमें प्रॉब्लम है, और एक क्वेश्चन और था शायद जिसका आंसर मैंने दे दिया था उसी वक्त, है ना। तो आई होप सो आप लोगों को फिर प्रॉब्लम नहीं आई कुछ क्वेश्चन में। क्या बेटा, प्रॉब्लम नहीं आई क्वेश्चन में आपको कोई? फिर वही 2 क्वेश्चन थे जो प्रॉब्लम थी क्या बेटा? वही 2 क्वेश्चन थे जो प्रॉब्लम थी जो डाले थे ग्रुप पे, है ना। सभी बच्चे जो जो प्रॉब्लम होती है, अब जैसे अब एक बच्चे ने बोला क्वेश्चन 1 1 12 एंड क्वेश्चन 5, लेकिन आपको वो ग्रुप पे डालना चाहिए कि सर क्वेश्चन 5 नहीं आया, क्वेश्चन 1 1 12 नहीं आया, तो मैं उसका आंसर आपको दूंगा, है ना बेटा। वो ग्रुप पे आपको डालना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, यदि मान लो आपने डाला और मैंने उसका आंसर नहीं दिया तो वापस से रीसेंड कर दोगे, सर इसका आंसर प्लीज बता दीजिए, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है वो आप ग्रुप पे डाल दिया करो। अब जैसे आपने ब्राइटनेस और इंटेंसिटी का पूछा, मैंने आज आके आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप किसी भी मास्टर से ये बात पूछ लो जो ईमानदार हो कि केमिस्ट्री में ब्राइटनेस टर्म का मतलब क्या होता है। 90% 95% टीचर जो केमिस्ट्री का है वो ब्राइटनेस का आंसर आपको नहीं दे सकता है, क्योंकि वो उसका सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो उसको क्या पता ब्राइटनेस क्या होती है, समझ रहे हो आप बात को। नॉर्मल बता देगा, हाँ लाइट ज्यादा ब्राइट है, लाइट ज्यादा कम ब्राइट है, लेकिन ब्राइटनेस होती क्या है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो उनको नहीं आता। अब आपने पूछा तो मैंने उसके हिस्से का फिजिक्स आपको बता दिया, नहीं तो नहीं बताते बेटा, क्योंकि केमिस्ट्री में आती ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप तो अपना क्वेश्चन पूछ लो, आई विल गिव यू द आंसर, यू डोंट वरी अबाउट दैट, वेदर दैट बिलोंग्स टू फिजिक्स और केमिस्ट्री, आई विल गिव यू द आंसर, है ना। चलो आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो
अच्छा, कुछ बच्चे अभी नए भी आए हैं क्या बैच पे? क्या बेटा अभी कोई बच्चे नए आए हैं क्या? यदि आप बता पाओ तो एक दो दिन में कोई बच्चा ऐड हुआ है क्या बैच पे? किसी बच्चे ने ऐसा नहीं बोला कि यस सर, मनशा मंशा मंशा नहीं ऐड हुई बैच पे, ऐसा है क्या बेटा? अच्छा, तो आप मुझे मैसेज करना बेटा कि आपका कब एडमिशन हुआ और कब आप इस बैच पे आए हो, है ना? और किस बैच से आप इस बैच पे आए हो, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। यदि कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो आपका बैच मेंटर मैं हूं, आपको मुझे प्रॉब्लम एड्रेस करनी है। आप मुझे पर्सनल मैसेज करके प्रॉब्लम बता सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी आपको यदि समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमको ये समस्या है, मैं कोशिश करूंगा कि वो समस्या आपकी दूर हो जाए। ठीक है बेटा? तो सभी बच्चों ने सुन लिया इस बात को, जितने बच्चे भी प्रेजेंट हैं, यदि कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उन रिस्पेक्टेड टीचर से मेरे से समस्या है तो मैं उस समस्या को दूर कर दूंगा। किसी और रिस्पेक्टेड टीचर की समस्या है तो वो समस्या भी हम दूर कर लेंगे। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दैट। ठीक है ना बेटा? क्योंकि आपको अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बतानी है, आपका बैच मेंटर मैं हूँ। किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है ना? चलो, अब बेटा बात चल रही है हमारी किसकी? बोर के मॉडल की। तो शुरू के 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया बोर मॉडल में, है ना? और पार्टिकल नेचर होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब समझना आप मेरी बात को। जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है बेटा, तो वो दो सेट ऑफ फोर्सेस महसूस करता है। आपको भी ये बात पता है कि दो चार्जेस के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसके फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमने शायद कभी डिस्कस किया भी है। यदि इसमें कुछ चार्ज है और इसमें कुछ चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सबको पता है ई होता है। इस पे जो चार्ज होता है जेड ई होता है, वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर। ये बात हमने पहले करी है कि नहीं करी है? वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर, करी थी बेटा। तो जेड ई चार्ज कैसे होगा? एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है कौन बेटा? एटॉमिक नंबर। और ई क्या है? चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है बेटा? चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन, सॉरी, चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन भी दोनों सेम ही होता है, बस साइन रिवर्स करके बताते हैं, है ना? अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? कभी आपने यदि पढ़ा हो तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, याद आया बेटा? दो चार्जेस के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, जहां पर के होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट, जो कि बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट। इसकी कुछ वैल्यू अपन निकाल लेंगे जो भी आएगी। और एक्चुअल जो होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट के है बराबर, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे बेटा? के की यूनिट निकालनी थी बच्चे, के की यूनिट निकालनी थी कैसे? इसकी यूनिट न्यूटन होती, ये रेडियस है तो रेडियस की यूनिट मीटर हो जाएगी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है, अपॉन कूलम स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? यूनिट कैसे आई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर? बोलो बोलो, बात क्लियर है बेटा? यूनिट समझ में आ गई? आ गई बेटा। प्रीवियसली एनर्जी का फॉर्मूला बताया था बेटा, जबकि Q1 Q2 बाई आर बताया था बच्चे। प्रीवियसली जो फॉर्मूला बताया था बेटा वो एनर्जी का बताया था, जब अपॉन में आर लिखा था। अब आप फोर्स का फॉर्मूला देख रहे हो, है ना बेटा? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, चलो। फोर्स के फॉर्मूले को ही आप, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर एनर्जी होता है ना बेटा? तो खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये वैल्यूज आ गई है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा? फोर्स इज इक्वल टू के। Q1 मान लो चार्ज ऑन न्यूक्लियस है, मान लो Q1 है चार्ज ऑन न्यूक्लियस, और Q2 है चार्ज इन इलेक्ट्रॉन। तो Q1 की जगह ZE लिख सकता हूँ,
और Q2 की जगह E लिख सकता हूं अपॉन आर स्क्वायर. सो दिस बिकम्स KZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. क्या सबको ये फॉर्मूला समझ में आया बेटा? सबको फॉर्मूला आ गया समझ में? आना बोलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा बेटा, है ना? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है बेटा. अच्छा, तो क्या ये एक और फोर्स महसूस कर रहा होगा जिसको मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलता हूँ, आउटवर्ड डायरेक्टेड होता है. एक बाल्टी को लो, अपने हाथ में पकड़ के यूं घुमाओ और उस बाल्टी को आप छोड़ दो, तो क्या होगा? वो बाहर की ओर फेंक जाएगी. वो जो फोर्स होता है जो उसको बाहर की ओर फेंकता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है अलोंग द टेंजेंट. सही, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. सुना है कभी? महसूस तो किया होगा ना, किसी भी चीज को यूं पकड़ा, यूं पकड़ करके ऐसे किया, वो बाहर की ओर फेंक जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं. तो ये हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और ये अंदर की ओर एक फोर्स लग रहा है, उसको अपन सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है. ये जो आउटवर्ड फोर्स है, दिस फोर्स इज गिवन बाई mv स्क्वायर अपॉन आर. दिस फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर. दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब बेटा क्या है, इन दोनों को एक ही सर्किल में घूमने के लिए, एक डेफिनेट सर्किल में घूमने के लिए, क्या ये अट्रैक्शन फोर्स और ये बाहर जाने वाला फोर्स दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हाँ बोलना पड़ेगा, हाँ बोलना पड़ेगा. बराबर होने चाहिए ना बेटा. तो मैं लिख सकता हूं इन दोनों फोर्स को बराबरी कर सकता हूं, है ना? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना. फॉर इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है बेटा, यहां तक सब लोग को समझ में आया? हाँ या ना? यहां तक सबको समझ में आया? जो अट्रैक्शन फोर्स है वो है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. Q1 है चार्ज ऑन न्यूक्लियस जो कि Ze के बराबर होता है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, E चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है. सो दैट बिकम्स के Ze इंटू E अपॉन आर स्क्वायर, के Ze स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ये आ गया फॉर्मूला. और जो आउटवर्ड डायरेक्टेड फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो mv स्क्वायर अपॉन आर होता है. यदि इसको डेफिनेट शेल में घूमना है तो इन दोनों की वैल्यूज को बराबर होना पड़ेगा. ठीक है ना? ना थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट छोड़ो, तुम तो बताओ तुम्हें ये पॉइंट इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? है ना? संख्या मुझे याद नहीं बेटा, थर्ड चल रहा है कि दूसरा चल रहा है, जो चल रहा हो आपका वो आप लिख लो, है ना? आगे बढ़. अब लिख लो फटाफट, लिख लो बेटा. अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट बोर्स पोस्टुलेट. बोर के इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट क्या क्या है वो पढ़ते हैं. ठीक है बेटा. नंबर वन, atom has nucleus where all proton and neutron are present.
इसमें आगे लिखेंगे द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम। ठीक है बेटा, एक पॉस्टुलेट हो गया, ये बात कुछ हद तक रदरफोर्ड ने भी बोली दी थी, है ना बेटा। इसी को आगे एक्सटेंड कर दिया बोर की थ्योरी में। ठीक है बेटा, नेगेटिव चार्ज electrons moves around nucleus in circular ठीक है, ये बात भी एक हद तक पहले हो चुकी है। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बात भी मैं आपको समझा ही चुका हूँ। अट्रैक्शन फोर्स के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात, अब ये नई बात है, इलेक्ट्रॉन मूव्स, या इसको मैं दो पार्ट में लिखता हूं। एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। जैसे आपने मोमेंटम शब्द पढ़ा है बेटा, ऐसे एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम एम के बराबर होता है। मोमेंटम जो होता है सिंपल, वो एम के बराबर होता है। और जो शब्द होता है एंगुलर मोमेंटम, वो होता है बच्चों एम के बराबर। तो थर्ड पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम of moving electron is equals to mvr। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स only in those shells whose angular momentum is integral multiple of h by 2 pi। इसको मैं समझाता हूं पर पहले आप इसको लिख लें। इसको मैं समझाता हूं पर पहले आप इसको लिख लें। इस शब्द का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi? देखो ऊपर के जो पॉइंट है, दो पॉस्टुलेट, ये मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, है ना। जो नीचे वाला तीसरा पॉइंट है, इसको मैं अब आपको समझा रहा हूँ। इस पे दो चार सवाल करवा दूंगा, आपके दिमाग में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, मिटा दो बेटा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, जिससे एक सही पेस पे सिलेबस भी आगे बढ़ता रहे बच्चों, रेलेवेंट चीजें पढ़ते रहे, इररिलेवेंट बातें ना पढ़े। आप सोचो इस बात को जब तक मैं मिटा रहा हूं। क्या बेटा, यदि हम मान लो जरूरत से ज्यादा पढ़ने लग जाए तो हमारा सिलेक्शन होगा या उसके होने के चांसेस कम हो जाएंगे? जरूरत से ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप कम पढ़ो, उसका मतलब ये है काम की चीजों को पढ़ो। जो काम की चीजें नहीं है उनको भी पढ़ेंगे तो बेटा ह्यूमन दिमाग तो उतना ही है। जब तक एग्जाम देने के लिए जाओगे
चैप्टर की संख्या 80-90 करीब हो जाती है। अब आप सोचो, आप एक ही चैप्टर में यदि भयंकर डिटेल पढ़ोगे, वो भी वो वाले जो एग्जाम में नहीं आते, तो फिर 80-90 चैप्टर को कैसे अपने दिमाग में बिठाओगे? सिलेक्शन नीचे चला जाएगा बेटा, है ना? एग्री करते हो इस बात से कि नहीं करते हो? डू यू एग्री विद दिस और नॉट? क्या चीज ज्यादा मुश्किल है बेटा, ज्यादा पढ़ाना या कम पढ़ाना? तो मैं आपको बता दूं, कम पढ़ाना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कम पढ़ाने में आपको सारी चीजें जस्टिफाई करनी पड़ती है, तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप उतना पढ़ो जितना एग्जाम में आता है। कम और ज्यादा नहीं होता है, रेलेवेंट चीज होती है, किस एग्जाम में क्या चीज आती है ना बेटा? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। उन्हीं शेल्स में घूमता है जिनका एंगुलर मोमेंटम एमवीआर होता है, इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n is a integer h upon 2 pi, where n is a integer और इसकी वैल्यू जो होती है वो बराबर 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा होती है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी। क्या चमका? NH बाई 2 पाई, क्या चमका? बोलो 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 बोलो, है ना? एक बात और मैं आपको बता दूं, H क्या है? बोर्स कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे H क्या है? H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सॉरी H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है बेटा? एक टर्म और होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ H हैश, वो H बाई 2 पाई होता है बेटा, और H हैश को बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। तो कल के दिन यदि कोई आपको H हैश के टर्म में दे देगा, तो इधर लिख देगा N H हैश, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे MVR इज इक्वल टू N H हैश? किसी को आपत्ति तो नहीं होगी? लिख सकते हैं ना बेटा? MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, या फिर लिख सकते हैं MVR इज इक्वल टू NH हैश। H हैश बराबर क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मतलब इंटीजर होगा ना बेटा, इट इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई, ठीक है ना? अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात क्लियर है बेटा? मतलब उन्हीं शेल्स में घूमता है जिन शेल्स का एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई। मतलब अब समझना बात को, यदि बात करें ये न्यूक्लियस है, मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, और कोई पूछे ये फर्स्ट शेल है तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो क्या इसका एंगुलर मोमेंटम इस शेल का, और ये सेकंड का क्या होगा, ये थर्ड का क्या होगा, ये फोर्थ का क्या होगा, ये फिफ्थ का क्या होगा? तो सब बच्चे बता सकते हैं। इसका होगा H अपॉन 2 पाई, इसका होगा 2H अपॉन 2 पाई दैट इज इक्वल टू H बाई पाई, इसका होगा 3H बाई 2 पाई, इसका होगा 4H बाई 2 पाई एंड दैट इज इक्वल टू 2H बाई पाई, और इसका होगा 5H बाई 2 पाई। डू यू एग्री विथ मी? डू यू एग्री विथ मी? और बीच वाले जो एंगुलर मोमेंटम है वो सब मिसिंग होंगे, बीच वाले जो एंगुलर मोमेंटम है वो सब मिसिंग होंगे, वो नहीं मिलेंगे, ठीक है? अब मैं इस पे सवाल पूछ सकता हूँ आपसे, यदि आप लोग कंफर्टेबल हो गए हो तो सवाल पूछ सकता हूँ इस पे मैं? अच्छा ठीक है। Which angular momentum value is possible according to Bohr, Ayushi, H by pi, Babita, 3.5 H by pi, Chaya, 3.25 H by 0.5 pi D, all are possible. Which value is possible according to Bohr model? Okay.
वी विल चेक दैट। आप पहले इसको उतार लो, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। जल्दी से करें, जल्दी से करें। देखो बेटा, क्या सब लोगों ने उतार लिया इसको? एक बात समझना बच्चों, इसको करने के लिए बहुत जरूरी ये है कि डिनोमिनेटर जो है वो 2 पाई हो। हर एक केस में डिनोमिनेटर 2 पाई है ना। तो डिनोमिनेटर को 2 पाई बनाने के लिए अपन एक सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें। यदि न्यूमरेटर में n की वैल्यू कोई इंटीजर आ रहा है तो फिर हम कह देंगे हाँ पॉसिबल। तो डिनोमिनेटर को पहले क्या करना पड़ेगा, अपन को 2 पाई बनाना पड़ेगा। ट्रिक ये है, मैथमेटिकल बात कर रहे हैं, क्योंकि NH अपॉन 2 पाई आना चाहिए। तो 2 पाई नीचे बना लेते हैं। उसका उल्टा भी कर सकते हो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा स्टेप बढ़ जाएगा, तो मैं नहीं चाहता आपका स्टेप बढ़े। आपको मैंने ट्रिक क्या बताई? मैंने आपको बताया आप डिनोमिनेटर को 2 पाई बनाने की कोशिश करो। तो पहले वाले ए में, ए ऑप्शन में डिनोमिनेटर को 2 पाई बनाने के लिए क्या उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। h बाई 2 पाई, और n की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो सही करेक्ट है, सेकेंड शेल के लिए पॉसिबल। बी देखते हैं, बी में है 3.5, तो 3.5 h बाई पाई है। तो इसको 2 पाई बनाने के लिए क्या 2 अपॉन 2 कर दो, सो दैट बिकम्स 7h बाई 2 पाई। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, ये 7th शेल का हो गया एंगुलर मोमेंटम। सी ऑप्शन 3.25 h बाई 0.5 पाई। इसको 2 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, इसको भी 4 से कर दो, इसको भी 4 से कर दो, सो दैट विल बिकम इक्वल टू 4 और 4 3 12, 13h बाई 2 पाई। सो n बराबर 30। क्या बात क्लियर है बेटा सब लोगों को? क्या सब बच्चों को बात क्लियर है? एक और सवाल दे दूं, आप कर लोगे? कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपको, कैसे करना है सवाल को सॉल्व, कि कौन सा एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई आना चाहिए। तो पहले हम क्या करें, ऑल आएगा आंसर, बिल्कुल बेटा इसका आंसर आएगा डॉली, दैट इज ऑल। हम डिनोमिनेटर को 2 पाई बना लें, डिनोमिनेटर को हम 2 पाई बना लें, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, चलो ट्राई द क्वेश्चन बेटा। मुझे नहीं पता, मैंने तो अपने मन से यही बना दिया।
यदि कोई आंसर सही नहीं हुआ तो वो भी देख लेंगे। इसको पहले सॉल्व करें, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, 4 से नीचे मल्टीप्लाई करें। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? 4 से ऊपर, 4 से नीचे। 4 से ऊपर किया तो 7 चौक 28, मतलब 29h/2 पाई। 4 से करना था क्या? नहीं, 8 से करना पड़ेगा, सॉरी, 4 से नहीं होगा, 2 पाई बनाना ना, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 से मल्टीप्लाई किया तो 56 और 1 57, 57h/2 पाई। सही है। अब इसको देख लेते, 5.5, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 20 और ये 22, 22h/2 पाई। और इसको किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें, इधर यदि 2 से मल्टीप्लाई किया तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। 6.35 इंटू 2 किया तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। सी बिकम्स द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। आई होप सो सब लोगों ने इसको करेक्ट निकाल लिया होगा। 2 क्वेश्चन काफी थे इस छोटे से कंसेप्ट को समझाने के लिए। ठीक है ना? चलो, अब मैं चौथे पोस्टुलेट्स पे आ जाता हूं, दैट इज द ऑर्बिट in which electron revolves are known as stationary orbit because the energy is always constant. ये बात मैं समझा चुका हूं और अच्छे से समझा देता हूं। ठीक, अब बेटा इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी ऑर्बिट, है ना? द इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में घूमते हैं, ऑर्बिट्स इन विच आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। वो कैसे होते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं because in these orbit energy of electron remains always constant. Always remains always remains constant. ठीक है बेटा, इसको समझाएंगे, बहुत डिटेल में आएगा, है ना? वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, आगे चल के ये आने वाला है बहुत डिटेल में, जो टोटल एनर्जी होती है वो -k(Q1 Q2)/R होती है। अब k कांस्टेंट है, Q1 कांस्टेंट है किसी भी एटम के लिए, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, रेडियस वेरिएबल है ना? तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी निश्चित रेडियस पे घूमता है तो एनर्जी क्या होगी बेटा? कांस्टेंट बनी रहेगी। तो सारी चीजें तो कांस्टेंट हो गई ना किसी शेल के लिए। यदि इलेक्ट्रॉन मान लो इस शेल में घूम रहा है तो आप सोचो, रेडियस कांस्टेंट हो गया इस शेल के लिए,
इस शेल के लिए तो रेडियस कांस्टेंट हो गया ना, एक ही वैल्यू है। इस शेल के लिए रेडियस कांस्टेंट हो गया, उसके लिए कोई एक वैल्यू है। इस शेल का रेडियस कांस्टेंट हो गया, उसके लिए कोई एक वैल्यू है। वो वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही ना समय के साथ। समय के साथ फर्स्ट शेल का रेडियस उतना ही है ना जितना कि पहले था। बोलो भाई, जल्दी बोलो बेटा। समय के साथ क्या रेडियस बदल रहा है? नहीं बदल रहा है ना। फर्स्ट रेडियस की वैल्यू उतनी है, सेकंड रेडियस की वैल्यू उतनी है, थर्ड रेडियस की वैल्यू उतनी है। और हमको ये पता है कि टोटल एनर्जी बराबर होता है माइनस के Q1 Q2/R। अब के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कांस्टेंट हुई। किसी भी एक एटम के लिए Zd की वैल्यू कांस्टेंट है बेटा, तो Q1 बराबर Zd है जो कि कांस्टेंट होगा किसी भी एटम के लिए। क्या समय के साथ Zd की वैल्यू बदल जाएगी? क्या टाइम के साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन बदल जाएंगे? क्या टाइम के साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। सिर्फ बेटा सर्कुलर ऑर्बिट की बात की है। सोमरफेल्ड ने इलिप्टिकल ऑर्बिट दिए थे बच्चे। जिस बच्चे ने पूछा है सर इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट इस मॉडल में नहीं है, इस मॉडल में सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं इस मॉडल में। ओके, तो के Q1 Q2/R, Q1 कांस्टेंट, Q2 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो क्या एनर्जी कांस्टेंट हो गई बेटा? क्या एनर्जी कांस्टेंट हो गई? शेल्स की, पर्टिकुलर शेल्स की एनर्जी कांस्टेंट हो गई। आ गया ना समझ में? तो पर्टिकुलर शेल्स की एनर्जी कांस्टेंट होती है, वो समय के साथ चेंज नहीं होती है। So the energy of particular shells are constant that does not vary with the time. Therefore orbit को हम बोल देंगे स्टेशनरी है, रुके हुए हैं, एक ही वैल्यू गेन की हुई है। चलो अब फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज each orbit is associated with definite amount of energy ये पॉइंट मैंने ऊपर ही समझा दिया। with definite amount of energy and therefore these orbits are called as energy levels. And therefore these orbits are called as energy levels or shells. The name of shell is designated by letter K, L, M, N, O, P, etc. तो यदि शेल 1 है तो नेम ऑफ द शेल क्या होगा? K होगा। देन ऐसा नहीं, आगे लिख देता हूँ है ना बेटा, यहाँ पे इतना छुटकू हो रहा है। तो n बराबर 1 K शेल, n बराबर 2 L शेल, K L M N O P है ना। n बराबर 3 M शेल, n बराबर 4 N शेल, n बराबर 5 O शेल, n बराबर 6 P शेल, एक्सेट्रा। आ गया सब लोगों को समझ में बेटा? इन शेल्स के नाम होते हैं, जैसे फर्स्ट शेल है इसका नाम के शेल होता है, सेकंड शेल है तो इसका के एल, ये एम, ये एन, ये ओ और ये। आई होप सो मैं आपको बातें समझा पाया हूँ और आपको मेरी बात पूरी पूरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना? एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। आ गया ना? आ गया ना? ठीक, ठीक बेटा, ज्यादा बच्चों को आना बोलना पड़ेगा यार, 3-4 बच्चे बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। 20 25 30 40 50 बच्चों को ऐसे बोलना पड़ेगा है ना, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, ओके, ठीक, वेरी नाइस।
वेरी नाइस। अब बोल दिया 30-40 बच्चों ने बोल दिया है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस बात से, सबको समझ में आ गया है। अब मैं चलता हूँ 6वें पॉइंट पे, तब आप इसको उतार लो पहले, है ना। सब बच्चों ने उसको उतार लिया है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो, पोस्टुलेट 6 5 हो गए। अब छठवां वाला, ठीक है ना। छठवां वाला क्या कहता है, द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन कैन ओनली अकर, द इमिशन और एब्जॉर्प्शन of energy by an electron in the form of photon can only occur when electron takes energy, can only occur when electron either moves to lower shell from upper shell emission occurs, or electron moves from lower shell to upper shell, absorption occurs. मान लो बेटा ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, और मैं इस इलेक्ट्रॉन को मूव करके इधर ले जाना चाह रहा हूं, तो एब्जॉर्प्शन होगा दिस न्यूक्लियस। ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से फोर्थ शेल में मूव हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन होगा। और मान लो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन फिफ्थ लेवल से सेकंड लेवल पे आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एनर्जी इमिशन अकर्स in form of photon, and energy of that photon is given by what, hc by lambda.
हाँ बेटा समझो बात को, यदि इलेक्ट्रॉन इधर से एनर्जी लेके इधर गया है तो उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, तो लेस स्टेबल तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने उसको एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स से दी है तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, और ऊपर से नीचे स्पॉन्टेनियसली आ सकता है क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास आ रहा है। लेकिन इस समय वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, तो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो आप एक्सटर्नल सोर्स से इसको एनर्जी दोगे, और इस केस में तो ये एनर्जी इसके पास ऑलरेडी है, तो नीचे आएगा तो एनर्जी को इमिट कर देगा। क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको? जब इलेक्ट्रॉन नीचे के शेल में था तो वो एनर्जी लेगा और लेकर के एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी लेगा और लेके ऊपर जाएगा, पर ऊपर से नीचे कूदने के लिए उसे किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है, उसके पास खुद ही एनर्जी है, वो स्पॉन्टेनियसली ऊपर से नीचे आ जाएगा और उस समय वो एनर्जी को इमिट करेगा। लेकिन नीचे से ऊपर जब जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा। क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? इलेक्ट्रॉन यदि नीचे से ऊपर गया तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन, और यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया तो एनर्जी को इमिट करेगा इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन, और फोटोन की एनर्जी hc/λ या h न्यू के बराबर होती है, ये सब लोग जानते हैं। हाँ ऑब्वियसली इट इज इजियर टू कम डाउन। डिपेंड बेटा सिचुएशन क्या बच्चे, यदि किसी को एनर्जी दी जा रही है तो वो ऊपर चला जाएगा, और यदि किसी को एनर्जी नहीं दी जा रही है तो ऐसा होता है। एक्चुअल कैसा होता है? एक्चुअली ऐसा होता है कि आपने किसी को एनर्जी दी तो ऊपर चला गया, लेकिन फिर एनर्जी का सोर्स हटा लिया तो ऊपर से नीचे आ जाएगा। जैसे अपन किसी बॉल को फेंकते हैं ना, सुनो बेटा कितना सरल है, किसी बॉल को अपन नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो जब अपन ने फोर्स लगाया तो एक हद तक ऊपर गई, लेकिन उसके बाद वो नीचे आ जाएगी, नीचे अपने आप आएगी, लेकिन ऊपर जाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो हो, इससे सिंपल एग्जाम्पल नहीं हो सकता ना बेटा। आपको कोई बॉल ऊपर फेंकनी है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन जब ऊपर से नीचे आएगी तो एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी मिट कर, ठीक है ना? चल क्लियर है? लास्ट शेल कोई नहीं होता, लास्ट शेल मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। अभी रुक जाओ उसके लिए, लास्ट शेल के लिए अभी तो इतनी बात, कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है ना? और जो ये एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन होती है, और हर फोटोन की जो एनर्जी होती है वो hc/λ या h न्यू के बराबर होती है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ कूदता है या नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो एनर्जी वो देगा या लेगा इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय hc/λ। समझना बात को ध्यान से, कोई कचरा मत करना, है ना? बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही कंसेप्ट आगे जाकर के आपके स्पेक्ट्रम के कंसेप्ट में आने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इन कंसेप्ट को ध्यान देते रहे। अब समझो इस बात को कि समझना बेटा, है ना? मैं क्या कह रहा था आपसे? हाँ, जैसे कि मान लो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर के लेवल पे गया, ओ सॉरी इधर से नहीं जाएगा, इधर से गया, इधर गया, तो वो एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू hc/λ और h न्यू। करेक्ट है बेटा? एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, ठीक है बेटा? और यदि वो ऊपर से नीचे की ओर आया, यदि ये n बराबर 5 है और ये n बराबर 1 है और ये ऊपर से नीचे की ओर आया, तो एनर्जी विल बी इवॉल्व energy will be evolved, and this energy is equals to
hc by lambda or h nu. If value of lambda falls in our visible range, that is 38 taklu angstrom to 76 taklu angstrom, then we will see its color. हमें एक पर्टिकुलर कलर दिखाई देगा, ठीक है बेटा, लेकिन इधर कोई कलर नहीं दिखाई क्योंकि एब्जॉर्ब हुआ है, तो इमिशन नहीं हुआ है। इधर इमिशन हुआ है तो आपको कलर देगा दिखाई, इधर एब्जॉर्प्शन हुआ है तो कोई कलर नहीं देगा दिखाई। क्या मेरी बात तुम लोगों को समझ में आई है कि नहीं आई? यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो कोई फोटोन इवॉल्व नहीं हुआ है, देखोगे तो तब जब कोई चीज इवॉल्व होगी, इधर तो एब्जॉर्ब हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है ना? लेकिन जब इधर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ऊपर की ओर नीचे कूदेगा, ऊपर से नीचे की ओर कूदेगा, तो वो एनर्जी को इवॉल्व करेगा। यदि वो इवॉल्व एनर्जी जो है उसका करस्पॉन्डिंग लैम्डा जो है वो आपके विजिबल रीजन में आ रहा है, तो आपको कलर दिखाई देगा। ये कंसेप्ट समझ में आया? क्योंकि यही स्पेक्ट्रम की बेसिक लाइन है। ये कंसेप्ट समझ में आया? जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदता है तो वो एनर्जी को इवॉल्व करता है। वो इवॉल्व एनर्जी होती है hc बाई लैम्डा के बराबर। यदि लैम्डा हमारे विजिबल रेंज में आ गया तो हमें कलर दिखाई देगा, यदि विजिबल रेंज में नहीं आया तो हमें कलर नहीं देगा दिखाई। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी। ये था एक और पोस्टुलेट। चलो नोट कर लो इसको, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल पढ़ाता हूँ। नोटेड? अब पढ़ते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल। रेडियस कैलकुलेट करना सीखेंगे। आपका टेस्ट बेटा ये संडे को ही है क्या? अच्छा ओके ठीक है, बढ़िया। टाइम हो गया लेकिन यार, टॉपिक तो डाल दो, एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल। तो उसमें सबसे पहले रेडियस, कैसे कैलकुलेट करना है हमको वो देखना है। तो आपको तो पता है कि जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है तो दो फोर्सेस ऑपरेट करते हैं, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू kze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, है ना? ये एक बात हो गई, r ने r को मार दिया तो मैं लिख सकता हूं mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू kze स्क्वायर अपॉन r। ये आ गया, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, ऑल्सो वी नो mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। हमको रेडियस चाहिए, k कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, v वेरिएबल हो सकता है, अलग अलग शेल में वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। हमें r चाहिए, r भी वेरिएबल है, तो v वेरिएबल को हटा दें तो r वेरिएबल हमको पता लग जाएगा। तो इधर से यदि v की वैल्यू लिखाएं तो वो nh अपॉन 2 पाई mr आ जाती है। इस v की वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे लेकिन कल, क्योंकि आज का समय हो गया है समाप्त, तो कल इसको पुट करेंगे और कल मैं आपको रेडियस अच्छे से पढ़ाऊंगा। आई होप सो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया है ना बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकदम क्लियर हो गया आप लोग को?
साइड दे रहा हूँ बेटा, आप चिंता न करें, कल तो वापस से रिपीट करने वाला हूँ इसको, यदि आप ना भी लिख पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बोर्ड तो पूरा दिख रहा है आपको, लेकिन आप इसको नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि कल मैं रेडियस से चालू करूंगा, आप टेंशन ना लें, एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल रेडियस से ही चालू करूंगा, ठीक है ना। चलो आज के लिए विराम लेते हैं। हाँ बेटा, ह्यूमन आई की जो विजुअल रेंज है 7600 एमस्ट्रॉम, एमस्ट्रॉम बेटा, ठीक है। चलो बाय, बाय बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बेटा।